मेरा नाम है नरपत। तो आज डेट क्या है? आज डेट है 11 मार्च। तो आज हम हिंदी का कंप्लीट वन शॉट, मतलब पूरा वन शॉट क्या कहते हैं, श्रुति सब पूरी, मतलब सिर्फ क्या क्या करेंगे पहले कह देता हूँ। श्रुति पूरी कंप्लीट, श्रुति कंप्लीट, कृतिका कंप्लीट, कृतिका कंप्लीट, और साथ में व्याकरण कंप्लीट। उसके बाद रचनात्मक कार्य कंप्लीट। रचनात्मक कार्य में क्या निबंध आता है, निबंध सब, लेटर पेटर, प्रार्थना पत्र, विज्ञापन सब। ठीक, तो हम 4 टॉपिक करेंगे आज, और आज थोड़ा हमें 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी देर लग सकती है। ठीक, हाँ, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करें। आज थोड़ी ज्यादा फुर्ती में पढ़ेंगे। तो पहला पद्य पढ़ना शुरू करेंगे श्री चीज का। पहला पद्य है सूरदास। तो पहला पार्ट हिंदी का सूरदास। जन्म शब्द से उत्तर में जन्म स्थान एक मत के अनुसार मथुरा के निकट ढूंढकता रेणु, दूसरे के अनुसार दिल्ली के पास सिंह, गुरु वल्लाचार्य विठलनाथ गुरु पुत्र द्वारा स्थापित अष्ट सब सर्वप्रिय कवि हैं। निवास थे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट। श्रीनाथ जी मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। परिचित ग्रंथ रचनाएं सूर सागर साहित्य लहरी और सुर सरावलीय प्रिय रस है वात्सल्य श्रृंगार रस के साथ भक्ति वात्सल्य के सम्राट। भाषा किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था उन्होंने। सूरदास सूरदास का देहांत हो गया 1583 में पाठशाली के अंदर। तो प्रारंभ दासी तत्पश्चात सख्य भाव की भक्ति हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की परंपरा की वास्तविक प्रवर्तक। पाठ्यक्रम में संकलित चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए इस पाठ को। तो इसमें भ्रमर गीत सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूर सागर की दसम स्कंद है। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारक है। कृष्ण भक्ति कवि हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य की उपमा सूर तुलसी शशि पुष्टि मार्ग जहाज जात पंक्ति सूरदास के लिए विठलनाथ ने कही। तो अभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ेंगे बिना टाइम बर्बाद के। तो गोपीन किसके बहाने उद्रव में वहेंगी क्या? क भ्रमर। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा में। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्रव के लिए। गोपियों ने उद्रव की योग साधना को किसकी उपमा दी है? ख है कड़वी ककड़ी की। पूरे इन्हीं शब्द से क्या तात्पर्य है? कमल। गोपियों ने मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है? तो घ इसका कृष्ण। वेदी शब्द का तात्पर्य क्या है? शारीरिक कष्ट। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हरिल पक्षी से। गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेम के स्थान पर क्या उपमा दी है? नमा प्रश्न था ये। कुटिल राजनीति। 10वां प्रश्न है, सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग, विप्रलंब। लघुतर प्रश्न है कि उदो तुम हो अति बड़भागी। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तुम हो अति बड़भागी, गोपी ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है क्योंकि प्रेम बंधन से विषुवरता है उसी प्रकार मुक्त रहे हैं जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। उद्रव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है। ये बात अच्छी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया है? जिस प्रकार चींटी गुड़ में चिपक कर प्राण दे देती है उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में वे अनुरक्त होकर वे अपने प्राण त्याग देगी, परंतु किसी योग से अन्य वर्ण नहीं करेंगी, मतलब किसी और से प्यार नहीं करेंगे कृष्ण भगवान से अलावा। इसके बाद कृष्ण प्रेम रूपी अरिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है? जिस प्रकार हरिल पक्षी रात दिन अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़ों को थामे रहता है उसी प्रकार गोपियां भी मन क्रम और वचनों से दृढ़ निश्चय करके कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मर्यादा न लही किस मर्यादा के विषय में कहा गया? परस्पर विश्वास। ये मैं कह देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मर्यादा न लही किस मर्यादा के विषय में कहा है? परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है। छल कपट चतुराई और दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने वचन तोड़ने के साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया है। उस उक्त पंक्ति माध्यम से उसी प्रेम का मर्यादा
मर्यादा मर्यादा के नष्ट होने की बात कही है, जबकि गोपियों ने वंश परिवार की मर्यादा कृष्ण के लिए त्याग दी। कृष्ण और भाई मन की मन मान रही, गोपियों ने ऐसे क्यों कहा? तो गोपियों ने के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और उनकी विरह वेदना को सुनेंगे, परंतु उस इस उम्मीद में कि विपरीत श्री कृष्ण स्वयं ने आकर उद्धव के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान योग मतलब योग संदेश भिजवा रहे थे। उस इस प्रकार गोपियों ने मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। अब दीर्घ प्रश्न, ये एक मैंने बहुत बार कहा है, दीर्घ प्रश्न 3 नंबर का आता है अथवा में। तो सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ संवाद हुए। उनमें गोपियों ने अपनी सरल व भावपूर्ण प्रेम की भक्ति की अभिव्यक्ति से उद्धव के ज्ञान योग की तुच्छ सिद्ध कर दिया। उद्धव को अपने निर्गुण योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियों ने अपने हृदय की वेदना प्रकट करती हुई सगुण प्रेम का महत्व प्रकट करती हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी को निरंतर कर देती हैं। योग साधना को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहना तथा व्यंग्य को उद्धव को बड़भागी कृष्ण को रानी शास्त्र कहना गोपियों के वाक चातुर्य की स्पष्टता करता है। गोपियों के तर्कों को शंकाओं का कोई समाधान उद्धव के पास नहीं होता। इससे गोपियों के एक निष्ठ प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान नीति के लिए असहाय हो जाती है। इसके बाद पठितांश पढ़ा या पढ़ लेना, टाइम कम इसलिए पठितांश आप पढ़ लेना आराम से। ठीक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद तुलसीदास, सेकंड चैप्टर तुलसीदास। तो तुलसीदास जन्म 1532 में, जन्म स्थान राजापुर गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश में। कुछ विद्वानों के अनुसार शुक्र या सौर क्षेत्र जिला एटा में भी हुआ था। गुरु नर हरिदास थे। माता पिता तो तुलसी आत्माराम दुबे थे। पालन पोषण दासी चूनिया मुनिया ने किया था। जन्म समय अभुक्त मूल नक्षत्र। बचपन का नाम राम बोला था। पत्नी रत्नावली, भाषा अवधि ब्रज में लिखा था। सगुण मार्गी राम भक्त कवि दासी भवि की भाव की भक्ति है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामलूला, नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। परलोक गमन हुआ 1623 में, 1680 में। इसके संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर, वाह शेरा वाह। इसके बाद रामचरितमानस के बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है, तुलसीराम ने लिखा था। वस्तु स्पष्ट है। महाभट शब्द से क्या तात्पर्य है? महान योद्धा। धनुई समत्रु पूरा धनु विदित संकल संसार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। इसके बाद अर्भक शब्द से तात्पर्य है क्या? शिशु। निम्र में ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है क्या? नृप। कौशिक गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका हुआ है विश्वामित्र। घालकू शब्द का अर्थ है नाश करने वाला। सातवां अपने मुंह तुम आपनी करनी, कथन किससे कहा है? घ। लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता? हमारे कुल इन पर सुरई। पंक्ति का बताइए किसके? हरिजन और गाय। नाद समूह धन भजन यहारा में नाद शब्द प्रयुक्त हुआ है किसमें? परशुराम के लिए। 10वां प्रश्न, परशुराम के शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताए हैं? तो ये बताए हैं रावण क्षत्रिय, सहस्त्रबाहु या महिषासुर। इसका उत्तर है ग, सहस्त्रबाहु। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा कथन किसका प्रतीक है? लक्ष्मण का। रघुकुल भान की संख्या किसे दी गई है? राम को। बालकों के गुण दोषों की और ध्यान न देने की बात किसने कही थी? ग, विश्वामित्र ने कहा था। भृंगकुल केतु, भृंगुसुत, भृंगु बस मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रिय से वीन कर कैसे प्रदान की? तो इसका आंसर है ग, ब्राह्मणों को। तो अगले बात करें तो अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया है? तो इसका आंसर है वे शिव के धनुष को बाकी धनुष के समान बता रहे थे। लघुतरा प्रश्न आगे हैं कि गर्भ न अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी
किसकी क्या विशेषता बताना चाहते हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में से बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत सतर शतरणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी ने किन शब्दों का लक्ष्मण फटकार लगे। परशुराम जी ने कहा है कि अपने काल के वश में होकर ये सब बोल रहे हो। तुम रघुवंश कलंकित 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 करने वाले चंद्र हो। तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कह रहे हो। पर मैं सत्य कहता हूँ कि तुम भर में ही काल कवलित हो जाओगे। यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों का हाथ धोना पड़ेगा। ये खत्म। इसके बाद अलग एक कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई। क्वेश्चन थर्ड है, उत्तर आप पढ़ लेना। चारे गादी शून क हृदय हसी मुनि हरिये मूझ अयम खांड उकमय अजून बूझ अबज। उक्त पंक्तियों भावार्थ स्पष्ट है। तो परशुराम को अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र ही मन में हंसे और सोचने लगे कि मुनि जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय कुमार समझकर इन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि ये दोनों कोई गन्ने में बनी खांड नहीं है जिन्हें वे सहज के निकल जाएंगे। ये तो लोहे के बने चने हैं जिन्हें चबाना कोई खेल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया। एक ब्राह्मण समझकर अब तक नृपद्रोही भृगुवर को छोड़ रखा था और अब तक परशुराम जी की कुशल योगी योद्धा से नहीं भिड़े हो। अब अपने घर में देवता बने बैठे हो, इस कारण से अब तक बचे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लखन उत्तर आहुति सरीस भृंगु वर कोपु कृषाणु पंक्ति का अर्थ बताकर निहित अलंकार पहचान कीजिए। यह पढ़ लेना। इसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षेप में बताइए। बात अच्छी बात है। तो इसमें तो इसकी बात करें रुको 2 मिनट। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करें तो ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर, राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनीष परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने और राम की शक्ति को परीक्षा देकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से सजी व्यक्तियों को वंदना शैली सरस अभिव्यक्ति है। तो पठितांश आप पढ़ सकते हो, ये पठितांश इम्पोर्टेंट। ठीक, अभी हम चलते हैं सीधे, या पठितांश देख लो वापस फिर कहोगे देख। ठीक, आप क्वेश्चन भी देख ले सकते हो, ये भी आप देख सकते हो, इसकी शॉर्ट लेना। अगला है चैप्टर 3 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर का जन्म 1899 में वाराणसी यूपी में हुआ। अध्ययन क्वींस कॉलेज काशी 8वीं तक पढ़े थे। ये संस्कृत हिंदी फारसी साम्यवाद के प्रवर्तक कवि साम्यवाद के ब्रह्मा थे ये। इसके बाद काव्य रचना की बात करें चित्रधार कानन कुसुम झरना आंसू लहर और कामयानी इनकी रचनाएं थी काव्य। उसके बाद नाटक की बात करें तो अजात शत्रु चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। उपन्यास कंकाल तितली इरावती। कहानी संग्रह की बात करें तो आकाशद्वीप आंधी और इंद्रजया। पुरस्कार की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक कामयानी द्वारा इनको पुरस्कार मिला था। काव्यगत विशेषता व्यतीत कोमलता माधुर्य शक्ति ओज अतिशय काल्पनिक सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण प्रकृति प्रेम देश और शैली की लक्ष्मण का इतिहास और दर्शन में बताइए। संधि इसका मृत्यु हुई थी 1937 के अंदर और बेचारे आजादी देखी को बहुत दूर था। तो पहले जयशंकर प्रसाद की आत्मकथी कविता में किस समाचार पत्र का प्रकाशित हुआ है तो हंस का। आत्मकथी कविता की भाषा शैली कैसी है, साम्यवादी शैली। कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है, थके पातिक से। स्मृति पात्र से क्या आशय है, स्मृति रूपी संबल से। मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं, मानव मूल्यों का। प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है, गुदड़ी। मधु किसका पर्यायवाची शब्द है, भोरा का।
कवि आत्मकथा में क्यों नहीं लिखना चाहता? क्योंकि जीवन में दुख ही दुख होने के कारण। प्रसाद जी किसके आग्रह पर आत्मकथा के रूप में आत्मकथीय रचना तैयार की है? तो इसका आंसर है क्या? ग मित्रों के। कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? उष्ण उषा कालीन लालिमा से। लघुत्तर जो प्रश्न आ गए हैं ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? गागर रीति से कवि का अभिप्राय है कि खाली घड़ा अर्थात उपलब्धियों से रहित व असफल जीवन, खाली घड़े की तरह ही कवि जीवन की महत्वहीन और उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिसे वह उनको कथा के माध्यम से बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा तो भोली और सरलते संबोधन आत्मकथीय कविता में किनके लिए प्रयुक्त हुए? भोली आत्मकथीय के लिए, सरलते कवि के हृदय की सरलता के लिए हुए। आत्मकथीय कविता की भाषा रस वेदना गुण एवं प्रकाश वश लिखिए, आप पढ़ सकते हैं ये। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। कवि ने क्यों कहा? क्योंकि कथा का अर्थ है, कंथा का अर्थ है गुदड़ी, जो निंदक प्रतीक है। अपने जीवन की कहानी को परत खोलने पर भी सुख के नहीं बल्कि संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे। तो कहानी, तो ऐसी कहानी क्या क्या गाँव अपने अतीत को पूरी तरह उधेड़ कर रखने से भी क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी गाथा के बारे में कवि ने क्या कहा और अंत में क्या निर्णय लिया? तो उत्तर है कि कवि जब तक अपने अतीत में झांककर नहीं देखता, जब तक देखता है तब तक अपने दुखों को भुलाए हुए अंत को अपनी गाथा सुस्वस्थ में थोड़ी देर मौन ही रहे। यही कविता चाहते हैं कि अंत स्वयं के जीवन की कोई उपलब्धि न को होने के कारण अपनी गाथा गाने के बजाय औरों की ओर आत्मदर्शन हो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अथवा में, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन है, आत्मकथीय कविता के मूल भाव का व्यक्त कीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन है। तो आत्मकथीय रचना साहित्यिक कवि चंद्रशेखर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अपने इस नश्वर जीवन संसार में कठिनाई और परेशानी के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बताई जा सके जिससे किसी को कोई प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन में रूपी खाली गागर की क्या चर्चा हो जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास के रूप जरूर आए हैं, पर वे लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। हर बार सुख उनके करीब आकर उन्हें चिढ़ाकर फिर से दूर हो जाता है। अपनी प्रिया के सौंदर्य में उसके गालों लाली उत्साह और ऐश्वर्या होती है, दिखाते हैं, परंतु अब इन सब में किसी का कोई भला नहीं हो सकता। अतः कवि अंत में अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर सिर्फ दूसरों की कहानी सुनने के लिए निर्णय लेते हैं। ये पठितांश आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पठितांश में टाइम बहुत बर्बाद होता है, आप पढ़ लेना आराम से स्क्रीनशॉट लेके, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर है कौन सा? अगला है 4था चैप्टर, सूर्यकांत त्रिपाठी निरेला। तो जन्म हुआ था 1899 बंगाल में महिषदल में। मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में थे। मूलतः स्थान था इनका। औपचारिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक की पढ़े थे महिषदल में। भाषा ज्ञान संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी हिंदी आदि सभी पढ़ते थे, बेटा होशियार हो। तो संगीत में दर्शन शास्त्र के भी अधिक अध्येता है। इसके बाद प्रभाव रामकृष्ण परमहंस में विवेकानंद की विचारधारा का परिजनों के लगातार काल विकलित होने के जीवन में दुख और संघर्ष भरा था। साहित्य के क्षेत्र में निरंतर संघर्ष, काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर, मुता और नए पत्ते, अन्य विधाएं, उपन्यास, कहानी और आलोचना निबंध है। वो तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, प्रसिद्ध कविता संग्रह, प्रसिद्ध प्रासंगिक रचना राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास नए युग की प्रासंगिक रचना, पत्नी की स्मृति में जूही की कली एवं पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उसकी स्मृति में सरोज स्मृति रचना, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शो गीत माना गया है। संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंड में सायवाद की रूप या महेश में है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो कवि की विशेषता है कि दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र है। मृत्यु हुई थी उनकी कब? 1961 में मृत्यु हो गई इन राजनीति। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करते तो पहला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो स वीर
वीरस। बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का। ललित 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 घेर घेर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, पंक्ति में किसका आभा नहीं हट रही है? फागुन की नहीं हट रही है ये। इसके बाद अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पांचवा, कवि बादलों की तुलना किसके घूंघराले बालों से की है? तो की है शिशु। पाठ शब्द का क्या तात्पर्य है? जगह जगह। अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? बच्चे के रूप में। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पंक्ति में नीचे अलंकार कौन सा है? यमक। नीरजलाल जी ने पति का संबंध किया था, किसका समझे मत वाला? लघुतरा प्रश्न एक पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तब धरा में जल से शीतल कर तो बादल गरजो, पंक्ति ऐसे स्पष्ट है। वर्षा ऋतु आने पर बादल अपने शीतल जल से धरती का ताप शांत करता है, इसलिए कवि ने बादल के तप धर्म को शीतल करने की बात कही है। इसके आंतरिक तप धर्म में कवि काशी है कि अनेक प्रकार के कष्टों के दुखी जनता भी बादल में नव जीवन को प्रदान करने की शक्यता है, अतः कवि ने बादलों से जगत के दुखी प्राणी को नव जीवन में भरने का अनुरोध किया है। कृष्ण दो अवसर रचना का प्रकार संबंधित शब्दों को पर्यवची रचना का प्रतीक कौन सा? यह पढ़ लेना आराम से। घेर गोर। तीसरा क्वेश्चन है घेर घेर गोर कवि कविता बादलों से ऐसा क्यों कहता है? कवि बादल में इसलिए कह रहा है कि ये आकाश धरती सड़क से, इसलिए बादल आकाश में छाकर धरती में तपन दूर करने के लिए छाया कर दे, अपनी जल वर्षा में शीतलता प्रदान करे ये। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है पाठ पाठ शोभा शरीफ पट नहीं रही है आकाशीय। यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से, टाइम कम है थोड़ा इसलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है निराला की उत्साह तथा अट नहीं रही कविता में किन ऋतु का वर्णन हुआ है? इनका महत्व लिखिए, आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है 3 अंक का, अथवा में आता है उत्साह कविता में दिखाए गए बादल के क्रियाकलाप उल्लेख के उत्सव कविता में मूल। तो गर्जना है घनघोर घटाओं के साथ हुआ काले घुंघराले बालों के सम्मान, बच्चों की कल्पना सा हृदय बिजली की चमक की आशा उम्मीद व जगता न जगता निराश व नवजीवन की देता ब्रज रूपी दिखाओं को छिपाता व्याकुल बेचैन व विश्व के विषय तप्त गर्मी से संतृप्त मनुष्य की आशा की किरण बन आज्ञा देश के शीतल व जल वर्षा के माध्यम से धरती को एवं संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। ये संसार को नवजीवन नवीन प्रेरणा प्रदान करने की सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके माध्यम से जो जोश पर पुरुष और क्रांति का संदेश मिलता है, ये विभिन्न अर्थों की और संकेत भी करता है। पीड़ित पैसे जनों की प्यासे बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में उत्साह और संघर्ष की भावना में रखने वाले क्रांति की पुरुष में जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में समान और नवजीवन प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। ये पढ़ते आप आराम से पढ़ते, टाइम कम इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन के जन्म 1911 में जन्म सतलज का गांव दरभंगा जिला बिहार में होता है। जिला राज्य बिहार में होता। मूल नाम वेदांग मिश्र स्नेहपुर लोग बाबा कहकर भी पुकारते थे। एक अंधविश्वास के कारण उन्हें डक्कन भी कहकर भी पुकारते थे। मैथिली में वे यात्री के नाम से रचना कार्य करते थे। इन्हें घुमकड़ी अक्कड़ स्वभाव व्यंग्य धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर किसे कहते हैं? आधुनिक युग का कबीर इस नागार्जुन को। श्रीलंका में 1937 में बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के नागार्जुन कहलाए क्योंकि बौद्ध धर्म करके अध्ययन आप पढ़ सकते, रचना कार्य पढ़ सकते, सब पुरस्कार सब पढ़ सकते हैं आप, समय कम इसलिए नहीं। आपको सिर्फ ये बता मृत्यु 1998 में हुई थी, ठीक। वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ किस पाठ के हैं? ये दंतुरित मुस्कान। तो वस्तुनिष्ठ किसकी बात? बच्चे का स्पष्ट कठोर पाषाण बना देता जल। 26 शब्द में का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सुंदर। दूध दही शहद जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? मधुपर्क। कवि ने बांस में बबुल किसे कहा है? दूसरों नहीं, ये स्वयं को कहा है। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी है? ये है मैथिली। ये दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति है? रस की है, वात्सल्य रस की। फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो कृषि संस्कृति के। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंच कर पुष्ट हुई है? तो उसका आंसर है नदियों के। तुम्हारी ये दंतुरी मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। पक्ति में नीच अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति। परस व फूल शब्द है तद्भव। लघुतरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, पहले कह देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन नंदे बारह किसी तरह नागार्जुन ने किन शब्दों में क्या है? या पढ़ लेना, मैं इम्पोर्टेंट को पढ़ लूंगा, ठीक। कभी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, ठीक। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो नदियों पानी के हाथों का स्पर्श महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर, हवा की थिरकन और सिमटा हुआ संकोच ही पसंद है। तो किसी थर्ड है कि बालक किसे नहीं पहचान पाया? कवि ने उसे किसके माध्यम से नहीं देखा? माँ के आंचल के मध्य पूर्व का पान करते हुए बालक कैसे निहारता रहा? उत्तर आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार, ठीक। इसके बाद
अगला क्वेश्चन है बांस बबूल किसके प्रतीक है? ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। कवि अपने आप को बांस और बबूल बताए हैं। बांस और बबूल दोनों ही रूखेपन के प्रतीक हैं। कवि ने निरंतर घर से बाहर रहने के कारण परिवक्ता असहसा वात्सल्य के सुख से अपरिचित हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है शिशु के धूल दूसरी अंगों कवि की कल्पना एवं झोपड़ी की जल जात खिलने से कवि का अभिप्राय स्पष्ट की। शिशु के धूल और दूसरी अंगों से कवि की कल्पना मन झोपड़ी कमल के फल खिल उठे। शिशु के मुखादि अंगों की सुंदरता में कमल से समानता दिखाई दे रही है। जिस जाति खिलने से कवि का अभिप्राय बच्चे की दंतुरी मुस्कान की अद्भुति से है, जो कि शिशु के निश्चल और मोक्ष मुस्कान के कारण झोपड़ी के आनंद की प्रसन्नता बिखेर देती है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न ये एक प्रश्न आता है कितने 3 नंबर का। ठीक, तो पहला प्रश्न है कवि ने बच्चे की मुस्कान और सौंदर्य के किन किन बिंबों को माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर है कि बच्चे की मुस्कान सौंदर्य के कवि के कुछ बिंबों को माध्यम से प्रकार व्यक्त करते हैं। बच्चे की मुस्कान है निजी में प्राणों को संचार दे दी है। ये मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले दोनों को प्रतीत होते हैं। मुस्कान शिशु का स्पर्श पत्थर हृदय को भी द्रवित कर देने वाला होता है। मुस्कान मुस्कुराए शिशु की रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबूल जैसे नीरस और उदास हृदय से शेफालिक और पुष्प जैसी कोमलता जल रही है। क्वेश्चन में 2 है दीर्घ उत्तरीय के फसल कविता के माध्यम से कवि का क्या संदेश देना चाहते हैं? उसका उत्तर है इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि उन तत्वों और जिनके संयोग से फसल तैयार होती है। जलवायु मिट्टी प्रकाश और मानव श्रम के में है तत्व है। कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्ति को फसलों के तैयार होने व संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से परिचित करना चाहते हैं। किसान के कठिन परिश्रम योगदान से ही फसल तैयार होती है। अतः कवि उपभोक्ता व जीवन प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान भाव तथा जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी भाव रखने का संदेश देना चाहते हैं। पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से, टाइम कम है इसलिए। ठीक, पढ़ते हैं आप आराम से। इसके बाद अगला चैप्टर है मतलब लास्ट चैप्टर है किसका? पद्य का। पद्य मतलब काव्य खंड का। मंगलेश डबरा लेखक के जन्म स्थान जन्म 1948 में हुआ था। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। कापड़ानी गांव में हुआ। शिक्षा देहरादून मुरी पत्र पत्रिकाओं में संलग्न रहे थे। हिंदी पेट्री प्रतिपक्ष आसपास पूर्वकर में अमृत प्रभाव जनसत्ता सारा समय में आदि थे। तो इसके बाद वर्तमान नेशनल बुक ट्रस्ट में जुड़े। वर्तमान की बात करें, कविता संगीत की बात करें, पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पहल अनुपादक के रूप में भी कार्य है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के आंतरिक अंग्रेजी रूसी जर्मन स्पेनी पोलिश की बाल्कानी भाषाओं में भी अनुवाद है। कविता में सहमति बोध और पूंजीवादी सल प्रतिकार है। तो पहली कौन सी है? पहली कविता है ये संगीतकार बहुत अच्छी कविता है, ये आराम से पढ़ना। तो काका मंगलेश द्वारा किस रूप से प्रतिष्ठित हुए हैं? तो इसका उत्तर है पत्रकार के रूप में। पत्रकार के उसके बाद प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह का अस्त होता है। पंक्ति में नीति अलंकार बताइए। अलंकार मानवीकरण। मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? मुख्य गायन की विशेषता उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ख इसका आंसर था। श्रोता कृष्ण मुख्य गायक को क्या समझने के संगत का उसका साथ देता है? तो इसका आंसर है घ उक्त सभी। अंतर आ का क्या मतलब क्या है? अंतरा का क्या मतलब क्या है? अंतरा का क्या अंतरा का मतलब क्या है? उत्तर है ग गीत का चरण। आवाज के राग जैसा को कुछ गिरता हुआ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। उत्प्रेक्षा सरगम को लाने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो ख है मूल स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। 8वां क्वेश्चन है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सम्मान पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। अनहद कविता में संदर्भ अर्थ है क्या? असीम मस्ती। ढांढस का बाद देना परिवेश शब्द का है कि तसल्ली देना या सांत्वना देना। इस ये दोनों ग इसका आंसर है। ठीक, क और ख दोनों। लघु धरात्मक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कितने 2 नंबर का। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तात शब्द क्या है? मैं इम्पोर्टेंट होगा जो बता दूंगा। ठीक, तीसरा पढ़ते हैं संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा उठाने देने प्रयास की वजह से क्या है? संगीतकार कौन कौन हो सकता है? मुख्य गायक के साथ संबंध बताते हुए प्रेम प्रकाश डालिए। पंक्ति भाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय है कि संगीत कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। आप टाइम कम है इसलिए नहीं बता। तो पठित गद्य आशा पढ़ लेना। तो अगले पे चलते हैं। अब क्या है? गद्य खंड। श्री तीज का गद्य खंड। पद्य हमने करा दिया 30 मिनट के अंदर पूरा
पद्य पूरा काव्य खंड पूरा कर दिया। क्या बात है। पिछले वीडियो में हमने एक का पद्य खंड का काव्य खंड का बनाया था, तब पूरा कितना पूरा कराया था 50 मिनट के अंदर, और हमके 30 मिनट कंप्लीट पार्टी फाड़ दी पूरा। 30 मिनट 100 भाई साहब, परीक्षा दे सुयाड़ बावड़े देखा था ये कोई तो नेताजी सुषमा स्वयं प्रकाश कौन है? स्वयं प्रकाश लेखक है। लेखक परिचय देखते, जन्म स्थान 1943 में इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। प्रसिद्ध रचनाएं ये है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो कार्य चक्र, सूरज कब निकलेगा, आए अच्छे दिन, भी आदमी का जात, आदमी संधान, उपन्यास, बीच में विनय इंद्र। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आदर्श साहब कितने दिनों के कंपनी के काम से गुजरते थे? तो फटाफट करेंगे एमसीक्यूज, तो बराबर 1 मिनट के अंदर पूरे एमसीक्यूज करने पर, क्योंकि टाइम कम। तब 15 मूर्ति कोर्ट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? 2 फुट। नेताजी की मूर्ति सरकंडे चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? मास्टर मोतीलाल ने। इसके बाद लघुतरा प्रश्न है, हलदर साहब की मूर्ति के सामने गुजरने पर क्या अंतर दिखे? हलदर साहब की मूर्ति के सामने गुजरने पर यह हर बार मूर्ति के लगे चश्मे फ्रेम बदल जाने का अंतर दिखाई पड़ता था, क्योंकि कैप्टन उसे बदल देता था। दूसरे क्वेश्चन है, कैप्टन ने चश्मे वाले को सामने खड़ा देखकर हलदर साहब अवाक क्यों कहे? हलदर साहब ने नेताजी के प्रति इस सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी के साथी या आजाद हिंद का फौजों के सिपाही रहा होगा। लेकिन जब सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा मरिया लंगड़ा और आदमी खड़ा हो देखा हो, तो हलदर साहब अवाक रह गए। देखो तो प्रश्न है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो कैप्टन की मूर्ति चश्मे 2 बार क्यों बदल देता था? कैप्टन देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा भी चश्मे मांग देने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। दीर्घ प्रश्न दूसरा, नेताजी चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया, ये आप पढ़ सकते हैं। पठित इतिहास आपको पढ़ना है, टाइम कम है। ठीक, तो अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक है, लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय जन्म 1899 में बेनीपुरी कहाँ हुआ था, इसलिए बेनीपुरी पीछे लगा है। तो बेनीपुरी जिला मुजफ्फर में हुआ था, बिहार है, बिहार में हुआ था। तो देहावसान 1968 में ऊपर चले गए। उपनाम कलम का जादूगर। पत्र पत्रिका तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, ये सब रचनाएं पतितों के देश में। एमसीक्यूज फटाफट 1 मिनट का कंप्लीट। तो 13 मिनट का स्टार्ट हुआ, 17 मिनट कंप्लीट एमसीक्यू। तो बाल गोविंद भगत पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के बेटे के मुखाग्नि किसने दी है? तो पतहू ने। बाल गोविंद भगत ने अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? कबी पंथी मठ में। पूरा वही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हवा में। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खजड़ी। इसके बाद फटाफट इसके बाद लघु द्रोकस कंप्लीट 30 सेकंड के अंदर। लघुतरा प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन यही है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत कमजोर और असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी को ज्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है। लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? लेखक ने उसकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन अब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे उस दिन सामान्य गृहस्थों की तरह विलाप न करके सबके सामने बैठकर तल्लीन होकर भक्ति के पद गा रहे थे। बाल गोविंद भगत अपनी पतों को रोने के लिए बदले में उस मनन क्यों कर रहे थे? ओहो बेटू देखो, कौन के बाल गोविंद भगत अपनी पतों को रोने के बदले उस मनन क्यों कह रहे थे?
तो अरे मान बेटो मरियो और मजा नौकरी और मजा है रो। तो क्यों कह रहे थे, भगत का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा के पास चली जाती है। विरहीणी आत्मा का परमात्मा प्रीतम से मिलन अंधो दंसव की घटना होती है, इसलिए वे अपनी पुतों के रोने के बदले उससे मन क्यों कह रहे थे, उससे मना डबा बाबा कूके पति मर गयु। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते ठीक। पहला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जाता है, विस्तार से समझिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक, ये आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर है सिद्धीज का लखनवी अंदाज। यशपाल लेखक है इसके, तो लेखक परिचय लिखना है। तो लेखक परिचय 1930 में फिरोजपुर सावणी में है, पंजाब में जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से हुई थी, बीए नेशनल कॉलेज लाहौर से की थी, और मृत्यु 1900 में। रचनाएं कहानी संग्रह, ज्ञान दान, तरका तूफान थी, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों को करता, प्रमुख उपन्यास झूठा सच किस पे बना है, भारतीय विभाजन पर, अमिता, दिव्या पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। लखनवी अंदाज पाठ की विधा वहीं की है। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम करेंगे 1 मिनट के अंदर, तो ठीक। लेकिन मैं किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल की यात्रा की, तो सेकंड क्लास। कहानी के लिए आवश्यक है क्या, सभी विचार घटना पात्र। सफेद पोष सजन ने तौलिए पर क्या रखा था, खीरा। कबीरा, खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। तो नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया, तो इसका आंसर नई कहानी। तो ठीक, एमसीक्यू कंप्लीट 1 मिनट के अंदर। तो लघुतरा प्रश्न की बात करें तो लघुतरा प्रश्न है कि यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया, इस कथन का आशय स्पष्ट की। लखनवी अंदाज में व्यंग्य हुए यशपाल ने लखनऊ के एक नवाब साहब की बनावटी जीवन की शैली का चित्रण किया है। नवाब साहब ने खीरों को छीलकर नमक मिर्च लगाकर केवल सूंघा और कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है, खीरे खाए नहीं फेंक दिए। इस तरह दिखावटी रईस बनने का आचरण होने के लेखक ने सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष किया है। तो ये हमारी कंप्लीट इधर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कह देता ठीक है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन, लखनवी अंदाज के कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है, ये भी ठीक है पर इतना नहीं है। फिर कुछ प्रश्न की बात करें, नई कहानी लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दी गई या कुछ नहीं, इसका पठित गद्यांश पढ़ लेना आराम से। तो एक कहानी ये भी मनु भंडारी बहुत लेखक है, और ये चैप्टर कौन सा पता नहीं भूल गया ठीक। तो लेखक परिचय 1931 में भानपुर मंदसौर मध्य प्रदेश में जन्म, इंटर तक शिक्षा मतलब 10वीं तक पढ़ी, राजस्थान में बसे। समुद्र में कहानी की प्रमुख कहानी संग्रह में एक प्लेट सैलाब में हार गई है, सच में त्रिशुंग। उपन्यास आपकी बेटी माँ भोज, ये आत्मकथी है। ये कहानी ये भी आत्मकथी हम पढ़ रहे नहीं, ये कहानी ये आत्मकथी है खुद मनु। तो पहला क्वेश्चन है, अभी 1 मिनट का हम 1 मिनट के अंदर एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे ठीक। तो लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहकर पुकारा था, भटियार खाना। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेले थे, गुल्ली डंडा। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था, रिश्तेदारों ने। लघुतरा प्रश्न की बात करें, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न ठीक, ये पढ़ लेना आप आराम से, इम्पोर्टेंट है ये सभी पार्ट। कभी खड़े मन सोच सभी करे हैं, मैं पहले कह देता हूँ। तो ये वापस से मैं मनु भंडारी के पिताजी स्वभाव की क्या विशेषता बताई है, या पढ़ लेना। उसके बाद पड़ोस संस्कृति माध्यम पर प्रभावित करती है एक कहानी, ये पाठ क्या दवा लिखिए आप कर लेना आराम से। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात की, ये इम्पोर्टेंट है। मनु भंडारी की अपनी माँ को व्यक्तिहीन क्यों कहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आप पढ़ लेना। लेखिका मनु भंडारी के खंडित आत्मविश्वास को उनकी आत्मिकता द्वारा किस प्रकार उभरा, स्पष्ट कीजिए। तो आप पढ़ लेंगे, ये टाइम कम है ना इसलिए। इसके गद्यांश आपको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना। अगला चैप्टर नौबत खाने में बात है, ये बहुत ही नौबत खाने हैं, जतिन मिश्र ने लिखा है। तो लेके परिचय की बात करें तो लेके परिचय आप पढ़ लेना। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, काव्य संग्रह पढ़ लेना। वस्तु में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन। सनई वादन में बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद कौन थे, अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान को संगीत की प्रारंभिक प्रेरणा किन
किनसे मिली हैं, तो ये मिली रसूल भाई बतूल भाई से। बिस्मिल्लाह खान की संस्कृत प्रतीक है हिंदू मुस्लिम लघुतरा प्रश्न है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खानी का खां को फांसी को क्या दें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने के बाद बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सने की दुनिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कर दिया। ये सने की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया, क्योंकि सनई और डुमराव एक दूसरे के पर्याय है। सनई बजाने के लिए रीट का प्रयोग किया जाता है। वह डुमराव के सोन नदी के किनारे घास से वो घास बनी जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध है। सनई वाद्यों के बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सनी और काशी के बढ़कर जन्नत नहीं इस धरती में हमारे लिए बिस्मिल्लाह खान ऐसे क्यों कहा करते थे, ये इम्पोर्टेंट है, पर इतना नहीं। बिस्मिल्लाह खान को सनी मंगल ध्वनि का नायक क्यों, ये इम्पोर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह खान को सनी मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, समझे, ये इम्पोर्टेंट है, नायक क्यों कहा गया भाई। तो उत्तर है बिस्मिल्लाह खान को सनी मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शहनाई में हमेशा मंगल ध्वनि निकलती है। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ। मंदिरों में सुबह की प्रथम पूजा आरती मंगला कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान ने सुरीले शहनाई वादन से ही मंगला ध्वनि आरती शुरू होती थी, ये क्या खास बात की। उन्हें मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है, किसको, बिस्मिल्लाह खान को। ये आप पटी गद्यांश आपको पढ़ना है बार बने। संस्कृति बदत आदन कौशलियान, संस्कृति चैप्टर है, ये मेरा लास्ट चैप्टर होगा। एक लास्ट है या कौन सा है, लास्ट ही है, सही कह। तो संस्कृति की बात करें तो संस्कृति क्या है, 1905 में निधन हुआ था। या लेके परीक्षा पर लेना, टाइम कम है इसलिए टाइम क्या, हाँ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना। संस्कृत व्यक्ति कार्य के पीछे कौन सी भावना रहती है, तो जन कल्याण की भावना। पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया, आग का। लेखक ने सभ्यता की जननी किसे कहा गया है, संस्कृति को। संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को कहा गया है क्या, संस्कृत मानव, संस्कृत मानव। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है, आंतरिक जीवन से। लघुतरा प्रश्न है, इंपोर्टेंट होगा, वो पढ़ा दूंगा। लेखक ने आग और सुई के धागे का उदाहरण देकर किन के अंतर स्पष्ट कीजिए, ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति के जनक होने के लिए आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दीर्घ उत्तरी की बात करें तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न। आम की खोज एक बहुत आम नहीं, इधर आम नहीं, ये आग है, ठीक। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पड़ेगा, ठीक। अब गद्यांश से आप ये पढ़ सकते हो, ठीक। तो हमारे कितना मिनट में, रुको, श्रुतिज कितने मिनट में कंप्लीट हुई देखते हैं। श्रुतिज हुई है, श्रुतिज हुई है इधर 20 मिनट इधर और 20वां 40 मिनट में कंप्लीट। 40 मिनट बहुत अच्छी बात है। अभी हम कृतिका को टास्क करेंगे पूरा। कृतिका तो हमने कल ही पढ़ी है, ऐसे कहे तो ही पढ़ रहे हैं आज, क्या बात है, पर कृतिका पढ़ी है ऐसे कहे तो कल तो पढ़ी। वस्तु निष्पष्ट की बात मातृकाचार्य कृतिका रचनाकार रचनाकार है कौन, शिव पूजन साई। देहती दुनिया को उपन्यास में लिया गया पाठ है माता का अंचल। माता अंचल पाठ के लेकर असली का नाम क्या था, भोलानाथ नहीं, तारकेश्वर नाथ। भोलेनाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे, भभूत का। राम नम्मा बई में लड़के के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे, 100 बार या 1000 बार, 1000 बार, ठीक। उत्तान शब्द का क्या अर्थ है, पीठ के बल लेटना। माता का अंचल पाठ के लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था, पिता से। बचपन के लेकर अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था,
कौन सा खेल कहता था ये? कुश्ती खेल खेल। तो मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? भैंसों का। चूहे को बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? सांप निकलेगा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको छिड़ाया? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो इसका आंसर है मसून तिवारी को कहा था। माता का जाल पाठ किस शैली में लिखा गया है? ये आत्मकथात्मक शैली में। अमूला किसे कहते हैं? ये आम का उगता हुआ पौधा को कहते हैं। आम का उगता हुआ पौधा को। माता का जाल पाठ में महत्तारी शब्द का अर्थ है क्या? माता। माता का जाल पाठ में लेखक अपने पिताजी के क्या कह पुकारा करता था? बाबूजी कहकर। ठीक। प्रश्न लघुता प्रश्न इंपोर्टेंट को मैं वो बता दूंगा। ठीक। माता का आचर पाठ में बालक भोलेनाथ बाबूजी मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उभरता सौदा ने समझाइए। तो सौदा ने समझाते हैं बोलना पिता सजग कुछ नहीं बताते उनके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो सब है ऐसे कहते इस कहें ना ऐसा कहें तो सब इम्पोर्टेंट है पर और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाईली चांस वो बताऊंगा। ठीक। आपके विचार से भोलेनाथ साथी को देखकर शिष्य क्यों बोले? ये इम्पोर्टेंट क्योंकि लेखिका इच्छा के विपरीत उसकी माँ उसे न लेती थी, बालों में तेल डालती थी, बाल गूंथती थी और काल टीका देती थी, टीका लगाती थी। तब वो सिसकने लग जाता था और सिसकते हुए जब बाहर जाता तब बाहर खड़े अपने साथी को देखकर उसे खेलने की याद और उसके आनंद की अनुभूति होने लगती है, इसलिए उसे सिसकना भूल जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। माता का चर पाठ आपको बाल स्वभाव कौन कौन चाहत के ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मौत तारीख के हाथ में खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता है, ऐसा क्यों? का ये इतना नहीं। तो अगला चैप्टर है सेकंड कृतिका का सन सना हाथ जोड़ी। तो एमसीक्यू फटाफट करेंगे 1 मिनट के अंदर। सांसद हाथ जोड़ी के लिखी कौन है? मधु काकरिया। सांसद हाथ जोड़ी की किस विधा में लिखा गया है? यात्रा वृत्तांत। सांसद हाथ जोड़ी पाठ का वर्णन है हिमालय की यात्रा। लेखिका ने गैंगटॉक किसका शहर कहा है? मेहनत कश बादशाह का शहर। मधु मन विद्वान होने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रसन्न होना। लेखिका के गाइड ड्राइवर का नाम जितेन था। जितेन देवी देवता के निवास वाली जगह का क्या नाम था? यमुन थांग नहीं खेदुम था। ठीक। इसके बाद अगले एमसीक्यू गैंगटॉक ने नहीं मैडम गंतोक कहिए। गंतोक मतलब पहाड़। ये किसने कहा था? ये कहा था जितेन ने। भारतीय आर्मी किस कप्तान ने यमुतांग को टूरिस्ट बनने के कहा? कप्तान शेखर कपूर ने कहा नहीं, कप्तान शेखर दत्त ने कहा था। सांसद हाथ जोड़ी पाठ के में किस शहर को सौंदर्य का वर्णन करते हैं? तो गंगटोक सिक्किम में। यमुतांग घाटी क्या विशेषताएं हैं? ये फूलों से भर जाती है। जितेन ने यमुना घाटी यमुथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग की है? एक फूल दो माली नहीं, ये गाइड की। गंतों को श्वेत पाता का किस अवसर पर खरीदी जाती? शांति युद्ध शोक के अवसर पर। ठीक। लेखिका संसद हाजिर पाठ प्रार्थना कह सीखी थी किससे? नेपाली युवती से। लाइयों की सुबह कैसे थी? वेद शांत और सुरम्य है। हिमालय की तीसरी सबसे छोटी कौन से? कंचनजंगा। गैंगटोक को यमुथांग कितनी दूरी पर है? 150 किलोमीटर नहीं 149 किलोमीटर। देखते ही देखते रास्ता किसकी तरह घुमावदार लगे? सांप की तरह नहीं, जलेब की तरह। लघुता क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होगा जो मैं बता दूंगा। ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़े हैं पूरे खाली पढ़े हैं और अगर आपको अच्छा नहीं पढ़ने थे तो ये वीडियो मैंने डाले थे जितने धर्मचक्र की आवश्यकता बताइए। ये इम्पोर्टेंट है। किस सांसद हाजोड़ी पाठक के आधार पर लिखी? लेखिका सिक्किम की यात्रा पर सिक्किम की राजधानी गंगटोक यमुनानगर जाते हुए वक्त की जगह पर एक कुटिया में घूमते चक्र देखकर पूछने पर नार्गे ने बताया कि ये धर्मचक्र प्रे व्हील है, इसको घुमाने से सारा पाप जुट जाता है। मेरे लिए यात्रा सचमुच की खोज यात्रा थी। लेखिका इस कथन को सांसद हाजोड़ी पाठ के आधार पर लिखी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रकृति की जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सत्ता। गंतों को मेहनत का बादशाह का सर क्यों कहा जाता है? गंतों को मेहनत बादशाह का सर कहा जाता है क्योंकि ये स्थानीय निवासी बहुत मेहनती हैं।
इस तरह निवासी बहुत मेहनती है। दुर्गत पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ निवासियों के बड़ा कड़ा संघर्ष रहता है पड़ता है। अनेक असुविधा के बीच भी वे अपना जीवन बादशाह के सम्मान मस्त अंदाज में जीत बिताते हैं। जरा भी हीनता दीन तक भावना नहीं रखते। उन्होंने गणितों को कड़ी मेहनत से मनोरम बनाए हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोग स्टॉक घूमते हुए चक्र को देख लगेगा पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखेगी। कि ये है कि लोग स्टॉक घूमते हुए चक्र को देख लगेगा ने उसके बारे में पूछे तो पता चला कि धर्मचक्र ये घुमाने पर पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेकिन बहुत महसूस किया कि धार्मिक आस्था और विश्वास के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं लोग पाप पुण्य व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। अपनी इतनी वाक्य वैज्ञानिक प्रकृति होने पर भी भारत के लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। यहाँ लोगों की आस्था विश्वास पाप पुण्य की अवधारणा कल्पना जैसे यही विश्वास पूरे भारत को एक है। प्राकृतिक सौंदर्य अलग ही आनंद में डूबी लेके कौन कौन से दृश्य जो कर वे इम्पोर्टेंट होगा जो बताऊंगा। ठीक है, कटा हुआ किसी दुकान पर न होना के लिए वरदान है। तो ये मतलब 100 में से 50% इम्पोर्टेंट है। ठीक, थर्ड चैप्टर है कृतिका का कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये अगर ऐसे कहे तो इस कृतिका को मैंने 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। पर अच्छी तरह से कृतिका को देखोगे तो मैंने मेरे कल की वीडियो 40 मिनट में कंप्लीट, क्योंकि आज सोच सकते हो कि कृतिका को एक्सप्लेन कर ली क्या है वापस से क्या, तो ये बच्चे है कि कौन से हैं। तो कृतिका पाठ ये जिन लिखा है तो एमसीक्यू फटाफट करेंगे। मैं क्यों लिखते पाठ के लेके कौन अज्ञे जी अज्ञे बी एस कहाँ की है दाहोर। इसे संक्षिप्त वाक्य में बात आसान नहीं है। जीवन के खय जीवन के आंतरिक अनुभवों को लेखक स्वयं किस लिए लिखता है। उपयुक्त सभी कारण से लेखक के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। उपयुक्त सभी कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होते। बाहरी दबाव के लेखक किस वर्ष विषय विद्यार्थी रहे हैं विज्ञान के। लेखक को किसका पुस्तक की ज्ञान था, तो ये था उपयुक्त सभी अणु रेडियो धर्मी तत्व रेडी धार्मिकता प्रभाव का सभी का। लेखक ने कहाँ पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े। हिरोशिमा किस नदी में बम फेंक सैनिक 1000 मछली मार देते ब्रह्मपुत्र नदी। लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा है, तो ये लिखा है अपनी अनुभूति के आधार पर। लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई है, तो ये गहरी चीज बताई है अनुभूति। लेकिन हिरोशिमा कविता पर कब लिखी है, ये लिखी है हिरोशिमा में। मेरा एडिस ये थोड़ा गलत है। मेरा एडिस मुझे ये लिख रहा है कि भारत लौट कर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। लेकिन क्या अनुभव अनुभूति कब बन गया पत्थर पर अंकित मानव की छाया देखकर। अज्ञा जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है। लेकिन अज्ञा जी के अनुसार किसके स्वभाव और आत्मविश्वास महत्व होता है। कृतिकार अब इम्पोर्टेंट होगा जो मैं बता दूंगा। तो विदेश में पहुंच कर लेखक ने कैसा अनुभव किया, तो कैसा किया ये थोड़ा सा अच्छा नहीं। मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न किया लेखक ने क्या कारण बताया। इसके बाद लेखिका के आभ्यंतर व्यवस्था क्या होती है, मैं क्यों लिखता हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेखिक कविता लेखक के अंत भाई दोनों परिणाम ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंतम दुरुपयोग आपके दृष्टि विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कब किस तरह हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। एक संवेदनशील युवा नागरिक ऐसी से दुरुपयोग को रोकने क्या क्या भूमिका है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिरोशिमा में विज्ञान का जिस तरह दुरुपयोग हुआ है मनुष्य खतरे का संकेत वर्तमान में खतरा बढ़ गया है, भविष्य में ऐसी घटना पुनरावृत्ति के वो संबंध अपने विचार स्पष्ट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। पढ़ने सब है ठीक। इसमें मेरा डिश में एक प्रश्न बताऊं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि हिरोशिमा में अणुबम गिरने के पर को लेखक ने अपने आप को भोगता कैसे बताया, ये प्रश्न है। ये आपको भी लिख दो, ये इम्पोर्टेंट है मेरा आईडी से एक क्वेश्चन में मैंने बता दीजिए ठीक। तो व्यवहारिक क्या रचना अपठित गद्यांश क्या अपठित गद्यांश की बात करें तो ये तो कहाँ से भी आ जाते हैं, ये इतनी जरूरी नहीं है। पर विज्ञापन की बात करें, विज्ञापन हमें बहुत बार बताइए अभी बता देते हैं कि इस प्रकार लिखनी आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहे हैं।
इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे लिखना है आपके शहर में विश्व पुस्तक मेला आयोजन 1 जनवरी 2025 रामलीला मैदान, ये सब। पर एक और भी बता देते हैं कि नव अंकुर महिला विधवा महिला संस्था जयपुर द्वारा बनेगी इस कारपेट की तो विज्ञान। तो नव अंकुर विधवा महिला सहित संस्था जयपुर कारपेट प्रदर्शनी दिनांक लिखनी है। फिर हमें इस प्रकार लिखना है, सुनारा अवसर, सुनारा 30% छूट, सामने दिखना चाहिए 30%। राजस्थान में हस्तकला निर्मित सुंदर व कलात्मक कारपेट है प्रदर्शनी रखी गई जिसमें पता का सेवा मौका दे। स्थान लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समय लिखना है, कब तक चलता है। इसके बाद ये भी एक SUW शिविर में अनुप्रयोग निर्मित सामग्री विज्ञान लिखिए, तो ये सुनर आपसे ये मतलब देखना है कि अच्छा दिए। इसका SUW सामग्री निर्मित उपयोगी लिखिए, तो प्रदर्शनी मन भाषा में उचित मूल्य में खरीद कर आइए, आपके घर शोभा बढ़ेंगे। प्रदर्शनी छात्रों का अधिवरदान इस प्रकार। फिर अगली पोएम है, जयपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले दिनांक की सब 15% छूट। मतलब खुले खुले लिखने की पता चले, ये मतलब इस प्रकार आयोजक लिखने सब इस प्रकार। तो पत्र लेखन भी आपको आना चाहिए। पत्र लेखन किस प्रकार लिखते हैं? पत्र लेखन औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक। औपचारिक जो किसके ये पदाधिकारी पत्र या सरकारी कार्यालय में, और अनौपचारिक जो हमें घर में रिश्तेदार को, जैसे माता पिता या मित्र पति निमंत्रण शामिल किए, ऐसे अनौपचारिक। औपचारिक जो प्रधानाचार्य और अनौपचारिक जो रिश्तेदार को, ठीक। विशेष संकेत दिए तो कुछ नहीं। तो लेटर लिखते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं ऐसे ये। तो प्रार्थना पत्र हमें लिखना है, अपने आप को राज्य की माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पालिका सदर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भौतिक प्रमाण अनुमति प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार सेवा में श्रीमान पद मध्य श्रीमान माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली शैक्षणिक विषय लिखना है, एक खाली जगह छोड़ के एक जगह इधर लाइन छोड़नी चाहिए। विशेष शैक्षणिक प्रमाण जाने की अनुमति मान्यवर, मान्यवर की जगह महोदय भी लिख सकते हैं, महोदय, ठीक है, महोदय भी लिख सकते हैं। इसके बाद सादर निवेदन के बदले संवेदी निवेदन भी लिख सकते हैं। इसके बाद डेट इधर लिखनी है, और आपका आगे का शिष्य लिख के अजय कुमार लिख के कक्षा 10 या कोई भी कक्षा बोले तो। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना लिख सकते हो या कुछ जरूरी नहीं, ठीक। इसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक। तो निबंध की बात करें, अब मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट निबंध जो परीक्षा में बार बार छपते हैं। इम्पोर्टेंट निबंध, ठीक, इम्पोर्टेंट निबंध। तो देख लो आपके सामने पेश हो रहे हैं, ठीक। निबंध परीक्षा योगी महत्वपूर्ण निबंध है। पहला एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण विद्यार्थी जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी महत्व, आतंकवाद, योग, खेलकूद शिक्षा महत्व, चुनावी परिदृश्य, राजस्थान प्रमुख त्योहार, लोक संस्कृति, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, मेरा प्रिय सहित का जीवन की अविस्मरणीय घटना, नई राष्ट्रीय भाषा का महत्व और बन गई बेरोजगारी। अब मैं बताऊंगा आपको सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे कहते हैं ये सब 13 इम्पोर्टेंट है, पर आपको मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगा जो आपको पढ़ के। एक तो ये बेटी बचाओ वाला, एक पर्यावरण प्रदूषण, 2 एक विदेश जीवन में सूचना, रुको 2 इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा राजस्थान प्रमुख लोक संस्कृति, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मेरा प्रिय साहित्यकार, ये नहीं। और एक ये है कौन सी, मेरा ये नहीं, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, ये इतना 5 इम्पोर्टेंट ये पढ़ लो। और एक और बता दूं तो एक मेरा यही है लास्ट कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, रुको एक ये पढ़ना, कौन सा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये 6 इम्पोर्टेंट है, ठीक। आराम से ये पढ़ सकते हो। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कहे तो एक ये वाला बेटी बचाओ, एक पर्यावरण प्रदूषण, एक ये योग खेल महत्व, ये 3 इम्पोर्टेंट है। पर 5 तो 6 तो याद इम्पोर्टेंट है ये तो, ठीक। इस प्रकार संख्या सर्वनाम मैंने बहुत बार पढ़ा दिए हैं, तो भी आप देख सकते हैं, इसकी शोध ले सकते हो कि इस प्रकार की संख्या की रुको सर्वनाम के भेद कितने, सर्वनाम के भेद ये 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध, ठीक। इस प्रकार
विशेषण के भी है भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, संकेत। ठीक, क्रिया, क्रिया के भी ये सकर्मक, अकर्मक, और सकर्मक में भी ये एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, ये तो बता दिया। अभी भी बताएं। अभी कुल 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्च बोधक, संबंध बोधक और विषमव्याधि बोधक, ये 4 प्रकार के अवयव होते हैं। ठीक, इसके बाद अगले की बात करें तो अगला है संधि। संधि भी कुल ये संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद होते हैं यण संधि, इसके बाद अयादि संधि, अयादि के बाद गुण संधि, वर्धी स्वर संधि, इसके बाद क्या है दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद व्यंजन संधि की बात। व्यंजन संधि में तो नियम है। तो नियम है। इसके बाद विसर्ग संधि की बात की। विसर्ग संधि में भी सत्व विसर्ग संधि है और ये इतने। इसके बाद ये तो थोड़े टॉपिक है। इसका उपसर्ग, उपसर्ग भी इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग कुल कितने हैं? 22 से होते हैं। संस्कृत में 22 होते हैं, इम्पोर्टेंट। हिंदी में 22 ही होते हैं। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय ये प्रत्यय भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्यय भी बहुत है। कृत्यवाची त्वदित प्रत्यय, भाववाची त्वदित, संबंध त्वदित, गुणवाचक त्वदित, स्थान त्वदित, उन्वाचक त्वदित। ये पर 2 मिनट रुको। ऐसे कहे तो इस प्रकार है कि प्रत्यय मेन तो 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक कृत प्रत्यय, एक त्वदित प्रत्यय, ये याद रखना। ठीक, समास, समास भी बहुत इम्पोर्टेंट। समास की बात करें, समास कुल कितने? अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक, ये पढ़ सकते हो आराम से स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद बात करें मुहावरे, तो मुहावरे बहुत, मुहावरे और लोकोक्ति 2 नंबर। फटाफट व्याकरण पूरी कंप्लीट टेका दी। ये पूरी कौन करे? पूरी 1 घंटे में पूरी पार्टी साफ कर दियो। पूरी किताब व्याकरण है कंप्लीट टेका दी। तो कौन टेका? मन नींद आवत हुई तो ये पढ़ लेना मुहावरे फटाफट, टाइम कम है इसलिए। ठीक, इसकी छोड़ लेंगे। लोकोक्ति भी आ गई है। लोकोक्ति, लोकोक्ति एक है अमेरिका। ठीक, इसके बाद ये भी हमारा कंप्लीट है लोकोक्ति। इसके बाद कुछ है ही नहीं, ये कंप्लीट है भाई साहब, पूरी कंप्लीट करा दी भाई साहब। लाइक कर दो, अरे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब। ठीक, 7/2025 द्वारा रेखा शिखावटी मिशन द्वारा रचित। ठीक, इसके बाद ये हमारी कंप्लीट 12 मार्च को एग्जाम अच्छा जाएगा मेरे आईडी से। आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, ठीक, 12 मार्च हो गया, 12 मार्च। और उसके बाद 17 मार्च को सामाजिक का एग्जाम है। ये भी हम एसएसटी का है, ये भी हम आपको पूरा कंप्लीट करेंगे एसएसटी। ठीक, वापस से ऐसे वीडियो पड़े पर कंप्लीट वापस। हाँ लगे। इसके बाद 21 की बात करें, 21 मार्च को भी साइंस है, इसका भी हम पूरा कंप्लीट वापस से करेंगे 1 शॉट। ठीक, उसके बाद 26 को गणित है, वो इसका भी हम पूरा 1 शॉट करेंगे। मैथ का, मैथ तो आती नहीं मुझे इतनी। उसके बाद 4 अप्रैल संस्कृत लास्ट एग्जाम, तो 6 अप्रैल को संस्कृत, ये भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक, बाय बाय।